Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 11 सितंबर 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग केवल इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट, इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आपसे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। उस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने के लिए पूरे वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है। लास्ट में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उनके आंसर्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में देने हैं। इससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आएगा, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि हाँ, आज के लेक्चर से वाकई में आपने कुछ सीखा है। नाउ दोस्तों, अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना है। वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, रेलिवेंट हैं, ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के बारे में। दोस्तों, ड्रोन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। आजकल ड्रोन्स आपने देखे भी हैं, कई सारी जगह पर उड़ाए जाते हैं। इवन यहाँ पर फिल्मिंग वगैरह की जा रही है। इवन यहाँ पर शादी वगैरह के अंदर भी ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन वो अलग कॉन्टेक्स्ट में। ड्रोन भी कई प्रकार के होते हैं, जिससे आप नीचे की सर्विलांस कर सकते हो, नीचे का पूरा फोटोज़ ले सकते हो, नीचे का डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और एक ड्रोन होता है जिससे आप अटैक भी कर सकते हो। तो वो यहाँ पर आपको जो ड्रोन दिख रहा है, एक अटैक करने वाला ड्रोन, तो वो उसका नाम है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। ये ड्रोन रिसेंटली न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि भारत अभी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यानी कि अमेरिका से सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर इस ड्रोन को परचेज़ कर रहे हैं। और ये सीधा जो ड्रोन है ये जनरल एटॉमिक से परचेज़ किया जा रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा कि ये जो MQ-9B ड्रोन है ये क्या है। देखो, MQ-9B ड्रोन बेसिकली MQ-9 रीपर का ही एक वेरिएंट है। एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब UAV मतलब बेसिकली ड्रोन ही होता है जिसमें कोई इंसान नहीं बैठा है। इसको आप नीचे से कंट्रोल करके चला रहे हो, रिमोट से कंट्रोल करते हो, उसी को हम लोग UAV का नाम देते हैं। तो यहाँ पर इसको आप कंट्रोल करके उड़ा सकते हो। बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है, बहुत ज़्यादा पावर है, काफ़ी घंटों तक उड़ सकता है। अपने जो एनिमी है, जो दुश्मन है, उनको टारगेट बनाकर उनके ऊपर अटैक कर सकता है विद प्रॉपर एक्यूरेसी, यानी सटीकता से। और इस ड्रोन को किसने डेवलप किया है? तो ये ड्रोन बनाया गया है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के थ्रू, ध्यान रखना। और सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये जो ड्रोन्स बनाए गए हैं ना, ये स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए, यानी यूएस की जो एयरफोर्स है उनके लिए यहाँ पर इसको तैयार किया गया। फिलहाल अभी इंडिया यहाँ पर यूएस से ये परचेज़ कर रहा है। और इसी ड्रोन के 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक वेरिएंट आता है स्काई गार्जियन का, और दूसरा आता है यहाँ पर इसी का साथी सी गार्जियन का। स्काई गार्जियन यानी कि आप इसका जो यूज़ है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि आकाश में उड़ाकर, ठीक है, आप आसमान में उड़ाकर नीचे का सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ऊपर आप प्रोटेक्शन भी दे सकते हो। सी गार्जियन बेसिकली यहाँ पर इस समुद्र के ऊपर भी उड़ाया जा सकता है। तो दोनों अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। भारत की नेवी ऑलरेडी, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि MQ-9B जो सी गार्जियन वाला ड्रोन है इसको ऑपरेट कर रही है, यानी इंडियन नेवी ऑलरेडी यहाँ पर इसका यूज़ कर रही है। और कब से यूज़ कर रही है? आज से नहीं दोस्तों, 2020 से यहाँ पर यूज़ कर रही है। इसके फीचर्स क्या क्या है? तो ये जो ड्रोन है ये लगभग 5,670 kg तक कैरी कर सकता है। और इसकी फ्यूल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 2,721 kg के आसपास फ्यूल कैपेसिटी है। ये जो ड्रोन है ये 40,000 की फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है, वहाँ पर भी ऑपरेट कर सकता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। फिर उसके बाद में ये जो प्रीडेटर है इसका जो मैक्सिमम एंड्योरेंस है, यानी कितने घंटों तक उड़ सकता है, इतनी ऊंचाई पर ले जा तो सकते हैं हम लोग 40,000 की फीट तक। काफ़ी सारा सामान इसमें ले जाया जा सकता है, बहुत सारा वजन कैरी कर सकता है, लेकिन कितनी देर तक? 40 आवर्स तक, 40 घंटे तक आप इसको उड़ा सकते हो। काफ़ी सारे ड्रोन्स ऐसे होते हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, बहुत ही लो समय तक यहाँ पर वो काम करते हैं, बट इसकी एंड्योरेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा है। यानी लंबे घंटों तक अगर आपने यहाँ पर जांच पड़ताल करनी है, नीचे निगरानी रखनी है, उसके लिए बेस्ट ड्रोन है ये।
और इतना ही नहीं, ये ड्रोन हमारे लैंड, मैरीटाइम सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, हर चीज़ में हेल्प कर सकता है। मतलब क्या है भाई, ज़मीन के लिए, समुद्र के लिए, समुद्र के ऊपर निगरानी रखने के लिए, मान लो कि दुश्मन की कोई पनडुब्बी है तो वो दुश्मन की जो पनडुब्बी है उसका भी पता लगा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इसमें ऑटोमेटिक टेक ऑफ और ऑटोमेटिक लैंडिंग का ऑप्शन भी है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने हिसाब से वो टेक ऑफ कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर तैनात हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे मैरीटाइम डोमेन में किसी भी एरिया में काम कर सकता है। दिन और रात कैसा भी समय हो, ये आराम से नीचे का एक बढ़िया डेटा कलेक्ट करके नीचे प्रॉपरली निगरानी रख सकता है। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के बारे में। किसका ड्रोन है ये, यानी कौन से देश के थ्रू बनाया गया है? तो अमेरिका के थ्रू बनाया गया है। ध्यान रखना है, वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में दोस्तों कुइपर बेल्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। थंबनेल में आपने देखा अर्थ 2.0, क्या वाकई में है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी जैसा बिल्कुल सिमिलर एक और ग्रह मिला है, लेकिन वो जो ग्रह है वो कुइपर बेल्ट में पाया गया है। अब ये कुइपर बेल्ट क्या है, मैं आपको इसका पूरा का पूरा जो डेटा है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये पाया कि बिल्कुल अर्थ जैसा, पृथ्वी जैसा एक और प्लैनेट, एक और ग्रह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर हमारा जो सोलर सिस्टम में कुइपर बेल्ट है एग्जैक्टली वहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, कुइपर बेल्ट होता क्या है? देखो, कुइपर बेल्ट को हम लोग एजवर्थ कुइपर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। पहला मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका नाम कुइपर कैसे पड़ा। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेरार्ड कुइपर। अब ये बेसिकली एक डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने यहाँ पर ये जो कुइपर है इसका एग्जिस्टेंस को देखा कि हाँ कुइपर बेल्ट भी है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर इस बेल्ट का नाम ही कुइपर बेल्ट रख दिया गया। यह बेल्ट कहाँ पर है? नेपच्यून के पीछे आपको ये बेल्ट देखने को मिलेगी। कहोगे मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने पूरा सोलर सिस्टम देखा, अब पूरे सोलर सिस्टम में आपको सन दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे सारे प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, है ना? लाइन से दिख रहे हैं ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये नेपच्यून तक सारे प्लैनेट्स हैं। पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन बाद में प्लूटो को इस प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया, क्योंकि प्लैनेट के हिसाब से प्लूटो बहुत ही छोटा हुआ करता था। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं ना, हमें कुइपर बेल्ट पढ़ना है। कुइपर बेल्ट कहाँ पर है दोस्तों? पहले सोलर सिस्टम को अच्छे से देख लो। ये समझ गए? आपको ये दिख रहा होगा एक छोटी सी बेल्ट चल रही है। इस बेल्ट के अंदर में छोटे छोटे बड़े बड़े कंकड़ हैं, रॉकी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एस्टेरॉइड वगैरह बोलते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे पृथ्वी की साइड में आते भी हैं। अब दोस्तों ये वाली जो बेल्ट आपको दिख रही है ना, ये वाली जो एग्जैक्टली बनाई गई है, उसको हम दोस्तों सिंपली एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। लेकिन इसी प्रकार की एक बेल्ट आपको बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम से बाहर नजर आ रही होगी, ये वाली जो बेल्ट है, इसी को हम लोग कुइपर बेल्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो कुइपर बेल्ट नेपच्यून के जस्ट पीछे आपको यहाँ पे नजर आएगा। इस वाली बेल्ट में भी कई सारे कंकड़, कई सारे रॉकी पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे। जो प्लूटो है यहीं पे भी, यहीं आसपास आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो कुइपर बेल्ट है, यहीं पर हमें एक प्लैनेट देखने को मिला है, जो प्लैनेट हमारे पृथ्वी जैसा नजर आता है। अब इसके बारे में यहाँ पर एक और फोटो देख सकते हो। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, ये नेपच्यून है। नेपच्यून के पीछे जो आपको ये बेल्ट नजर आ रही है, यही हमारी कुइपर बेल्ट है, जो सबसे लास्ट में आपको ये लाइट सा सर्कल नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लेबलिंग भी की गई है, ये कुइपर बेल्ट है। ऊपर वाली जो ये बेल्ट है, इसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब कुइपर बेल्ट में है क्या? यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं, कई सारे, और यहाँ पे रॉकी पार्टिकल्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे कॉमेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। तो कुइपर बेल्ट में एग्जैक्टली छोटे छोटे आईसी बॉडीज़, छोटे छोटे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब बात कर रहे थे हम प्लूटो की। तो प्लूटो, जिसको हम लोग एक समय पर 9वें प्लैनेट के तौर पर कंसीडर किया करते थे। ठीक है, एक समय पर हम जब बच्चे हुआ करते थे तब याद करते थे यार 9 ग्रह हैं हमारे पास में, 9 प्लैनेट्स हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, 8 प्लैनेट्स है। क्यों? क्योंकि प्लूटो प्लैनेट वाली लिस्ट से बाहर निकल चुका है। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि साल 2006 की बात है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने यहाँ पर प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट बोला, यानी प्लैनेट के हिसाब से जो प्लूटो है ये बहुत ही छोटे साइज़ में है। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन भी कुइपर बेल्ट के अंदर है, क्योंकि आप देखोगे सन से नेपच्यून तक सारे प्लैनेट्स यहाँ पर है, जबकि प्लूटो हमारे कुइपर बेल्ट के अंदर आ जाता है, इससे सोलर सिस्टम से बाहर चला जाता है। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, प्लैनेट को, इस प्लूटो को बाहर ही निकाल दिया गया। क्लियर? यानी प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है। आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पे। दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार प्रेस कर दिया करो। हमारा छोटा सा टारगेट है 2000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर के बारे में, जिसको हम लोग LRO के नाम से जानते हैं। ये जो लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर है, ये बेसिकली ये वाला इंस्ट्रूमेंट है जो आप देख पा रहे होंगे। ये चांद को ऑर्बिट कर रहा है, चांद के इर्द गिर्द घूम रहा है। नीचे आपको चांद दिखेगा, ये चांद को ऑर्बिट करता हुआ ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको LRO का नाम दिया गया है। सामने आपको यहाँ पे पृथ्वी भी नज़र आ रही होगी। तो ये जो ऑर्बिटर है ये किसका है? ये है नासा का। किसका? नासा का। नासा जो कि बेसिकली US की स्पेस एजेंसी है। तो नासा का यहाँ पर ये मिशन है लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर मिशन। इसने क्या किया है, हाल ही में चांद के ऊपर में जो भारत का चंद्रयान 3 लैंड हुआ था ना, उसका इमेज कैप्चर करके भेजा है हमें। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला है कि चांद के आसपास, चांद के इर्द गिर्द ये घूमता है। तो चांद के साउथ पोल पर भी पहुंचता है, नॉर्थ पोल पर भी पहुंचता है। और आपको पता होगा भारत ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड करवाया है साउथ पोल पर। साउथ पोल पर लैंड करवाने वाला भारत पहला देश बना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे साउथ पोल पर चंद्रयान 3 लैंडर हमारा रखा हुआ है, यानी विक्रम वहाँ पे अभी भी है, तैनात है। तो ऐसा इमेज यहाँ पर आया है अभी LRO की साइड से, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो LRO बेसिकली नासा का स्पेसक्राफ्ट है जिसको 18 जून 2009 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे मून के सरफेस का, हमारे चंद्रमा का सतह का एक 3D मैप को कैप्चर करना। हमारे चांद की जियोलॉजी, कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, मिनरलॉजी, वहाँ का एनवायरनमेंट, इन सब की स्टडी करने का, इन सब का अध्ययन करने का काम है हमारे लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर का। तो ये जो ऑर्बिटर है हमारा, ये चांद के चक्कर लगाता है। लेकिन चांद को ये ऑर्बिट किस तरीके से करता है? एसेंट्रिक वे में ऑर्बिट करता है। ध्यान रखना। कहोगे ये क्या नई चीज़ है? आओ मैं आपको फोटो के माध्यम से समझाता हूँ। एसेंट्रिक, देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना, जैसे चांद है या पृथ्वी है, इसको ऑर्बिट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक यहाँ पे ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ऐसे देखने को मिलेगा, और एसेंट्रिक ऑर्बिट ऐसा होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पर ये चांद है और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एसेंट्रिक ऑर्बिट की। तो एसेंट्रिक ऑर्बिट का मतलब है यहाँ पर जो हमारा LRO है ना, नासा का, वो किस तरीके से घूम रहा है यहाँ पर चांद पर, वो इस तरीके से घूमता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर घूम रहा है। तो ये चांद के साउथ पोल पर भी जा रहा है, नॉर्थ पोल पर भी जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर साउथ पोल पर जो हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, उसका यहाँ पर ये जो इमेज है वो ये कैप्चर करके इन्होंने अभी यहाँ पर हमें भेजा है। समझ गए? तो ये जो LRO है ना दोस्तों, इसके अंदर में 7 अलग अलग साइंस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 195 मीटर का यानी 7.7 इंच का एक टेलीस्कोप है। कैमरा सिस्टम है जो सारी डिटेलिंग्स को देख सकता है। LRO के अंदर में एक लेज़र अल्टीमीटर भी लगाया गया है जो कि हमारे 3D मैप्स को प्रोड्यूस करता है। इस स्पेसक्राफ्ट में और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया है। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो चांद के ऊपर जो गड्ढे हैं उनको यहाँ पर स्टडी करना, चांद के ऊपर पानी प्रेजेंट है, वाटर आइस प्रेजेंट है या नहीं, उसको यहाँ पर सर्च करना, चांद के टेम्परेचर को लेकर काम करना, ये सारी चीज़ें कह सकते हो। इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक मेन फोकस हमारा रहता है इस LRO का। तो LRO के बारे में ध्यान रखना। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल में कैरिबियन फॉल्स म्यूसल के बारे में बात की जा रही है। इस आर्टिकल को GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। दोस्तों म्यूसल ना एक प्रकार का शेल, आपने देखा होगा समुद्र में शेल पाई जाती है, उसको खाते भी हैं, है ना, खाई भी जाती है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कहाँ पे, मतलब कई सारी जगह पर, जैसे कहीं जहाँ पर जो सी फूड सबसे ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पर ये खाई जाती है। क्योंकि ये जो शेल है ना, ये जो म्यूसल है, ये कहीं ना कहीं खारे पानी में ही उगती है, खारे पानी में ये ग्रो करती है। लेकिन जो आप नाम सुन रहे हो, ये पूरा नाम सुनो, कैरिबियन फॉल्स म्यूसल। ये जो कैरिबियन फॉल्स म्यूसल है, ये कहीं ना कहीं हमारे केरला के लिए एक खतरा साबित होता चले जा रहा है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है IPBES की साइट से। IPBES का मतलब है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो IPBES ने यहाँ पर हाल ही में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें ये बताया है एक इन्वेजिव स्पीशी, दोस्तों इन्वेजिव स्पीशी कौन सी होती है, जो कि दूसरे देश की है और वो हमारे देश में गलती से आ चुकी है और अब तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हमारी लोकल स्पीशी को, हमारे देश के अंदर खुद पाए जाने वाली स्पीशी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रही है। वो कहलाती है इन्वेजिव स्पीशी। तो यहाँ पर ये जो IPBES है, इन्होंने ये बोला कि एक इन्वेजिव स्पीशी जिसका नाम है कैरिबियन फॉल्स म्यूसल, या साइंटिफिक नेम कहोगे तो साइंटिफिक नेम है मेटलोप्सिस सेलेई। तो अभी ये क्या है, ये केरला में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और फैलने के कारण केरला में खुद की जो पाई जाने म्यूसल है, ऑयस्टर्स, उनको ये बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से ये न्यूज़ में ये फ़ोटो भी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, केरला का फ़ोटो है ये, यहाँ पर केरला में भी पाई जाती है, लेकिन ये वाली इन्वेजिव स्पीशी है। ये इन्वेजिव म्यूसल हैं जो बाहर से आए हैं, ये आज इतनी तेज़ी से फैल चुके हैं कि लोकल म्यूसल को ख़त्म कर दे रहे हैं। केरला के अंदर में जो लोकल म्यूसल पाया जाता है वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ चले जा रहा है।
जबकि यहाँ पर कैरेबियन मुसल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये जो मुसल है कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनली ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। अब ये अटलांटिक पैसिफिक ओशन कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे ओशंस ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों, यह है अटलांटिक ओशन, ये हमारा पैसिफिक ओशन। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो इस प्रकार से घूम कर जाओगे तो यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन पड़ेगा। समझ गए? तो ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर में ये पाई जाती है। अब वो कैसे पहुंच गई इंडिया? तो बोला ये जा रहा है जो हमारे जहाज़ होते हैं ना, आपको पता होगा जहाज़ के अंदर में बैलेस्ट वाटर भरा जाता है। यानी जो जहाज़ है, जहाज़ को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा होता है। तो जहाज़ में ये पानी के माध्यम से, यानी कि उसी बैलेस्ट वाटर के माध्यम से कहीं ना कहीं ये केरला में पहुंच चुका है और पहुंचने के बाद में ये तेज़ी से बढ़ता चले जा रहा है। वहाँ पर इसकी पैदावार काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। ये जो इन्वेजिव स्पीशी है, जैसे मैंने बोला, ये केरला के एस्टुअरीज में फैल चुकी है, स्पेशली थिरुवनंतपुरम से कसारगोड तक, यानी पूरे केरला में आपको ये फैली हुई नजर आएगी। और ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर कह सकते हो कि रिप्रोड्यूस भी कर रही है अपने आप को, और हर एक वाटर में रह सकती है, खारे पानी में, फ्रेश वाटर, सभी जगह पर रह सकती है। और इससे प्रॉब्लम यह है कि जो लोकली पाए जाने वाले मिसल्स हैं उनके ऊपर बुरा नुकसान हो रहा है। जो लोकली पाए जाने वाले मसल्स हैं उससे तो खैर व्यापार कर लिया करते थे, ये तो व्यापार करने लायक भी नहीं है, इन्वेजिव स्पीशी। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता हुआ चले जा रहा है। समझ गए? तो आपसे पूछा जा सकता है ये जो चीज़ है, यानी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा, कहेगा कि हाल ही में कैरेबियन फॉल्स मिसल नाम की एक चीज़ न्यूज़ में थी, बताओ ये क्या है? तो ध्यान रखना ये एक इन्वेजिव स्पीशी है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। सॉरी, अभी आर्टिकल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारी बातें हमें IPBS ने बताई हैं, तो IPBS के बारे में भी ज़रूर से जान लेना। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कई सारी कंट्रीज़ है जो कि इसका हिस्सा है, जिनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क करती हैं। इस बॉडी को बनाया गया था पनामा सिटी में अप्रैल 2012 के अंदर में। बल्कि 94 गवर्नमेंट थी जिन्होंने साथ में मिलकर इसको तैयार किया। इस IPBS का जो मेन मकसद है वो क्या है कि जो साइंस पॉलिसी इंटरफेसेस को और ज़्यादा मजबूत करना, हमारे एनवायरमेंट के लिए काम करना, बायोडाइवर्सिटी के काम कर लिया, इकोसिस्टम के लिए काम करना, हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये कोई यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको सपोर्ट करता है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो बॉन, जो कि जर्मनी के अंदर में है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर IPBS का नज़र आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल में चीतल फिश के बारे में डिस्कशन हो रहा है। चीतल कह लो या चिताला फिश कह लो, चीतल फिश यहाँ पर बोला रह जाएगा। तो ये भी हमारे एनवायरमेंट और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो चीतल फिश क्या है? बेसिकली एक ऐसी मछली जो कि रात में ज़्यादा एक्टिव होती है, नॉक्टर्नल है, प्रीडेटर है, यानी कि छोटी छोटी और मछलियों को खाने का काम करती है। ये बड़े साइज़ की जो मछली देख रहे हो ना, यही चीतल मछली है। रात में जागती रहती है, रात में बहुत एक्टिव हो जाती है मतलब, और छोटी मछलियों को खाने का काम करती है। ये मछली कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो ये मछली ज़्यादातर सदर्न एशिया के अंदर में देखने को मिलेगी, और इंडिया के अंदर तो पाई जाती है। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान के अलावा अगर हम लोग भारत में देखें तो भारत में मणिपुर, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, इन सब पर्टिकुलर एरियाज़ में। और अगर हम लोग इंडिया से बाहर की बात करेंगे तो नेपाल और बांग्लादेश में भी ये देखने को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन बने कि केवल भारत में पाई जाती है? नहीं, भारत के साथ साथ और भी कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये मछली देखने को मिलती है। इसके हैबिटेट के बारे में बात करेंगे तो ये जो मछली है ना, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि ये ज़्यादातर इंडिया में हमारा जो इंडस नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी रिवर है, यहाँ पर ज़्यादातर ये पाई जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। IUCN के अंदर में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि जस्ट ये खत्म होने के कगार पर है, जल्दी खत्म हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलेशन खतरे में है। फिर बात करते हैं ये जो चीतल मछली है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पर दोस्तों यह है कि इससे बहुत सारा जो इनकम है वो हमारे फार्मर्स के लिए जनरेट होता है। स्पेशली जो मछुआरे हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। प्लस ये जो मछली है इसके अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोटीन रिच डाइट है लोगों की, वो यहाँ पे ये पूरा करता हुआ नज़र आती है। और इसी को लेकर हमारा जो फिशरीज सेक्टर है, फिशरीज सेक्टर को और ज़्यादा आगे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ और हज़ारों करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे काम चलेगा, जिसके तहत हम अपने फिशरीज सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे आर्टिकल्स। नाउ आते हैं आज के हम लोग प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं आपने कितने अच्छे से चीज़ों को सुना है। अगर अच्छे से सुना है तो आप आराम से सभी क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये ड्रोन किसने डेवलप किया है आपने बताना है। ऑप्शन नंबर A फ्रांस, B जर्मनी, C यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर D चाइना।
नाउ दोस्तों अगला क्वेश्चन अगेन बहुत सरल सा क्वेश्चन है। LRO दैट इज लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये कौन से देश ने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो, या बी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, या सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या डी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैरिबियन फॉल्स मिसल, कैरिबियन फॉल्स मिशन हाल ही में न्यूज़ में है, ये क्या है? क्या ये एक इन्वेजिव स्पीशी है? क्या ये फ्लैगशिप स्पीशी है? क्या ये कीस्टोन स्पीशी है? या फिर ये अम्ब्रेला स्पीशी है? सही उत्तर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर दोस्तों अगेन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट को लेकर आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो कुइपर बेल्ट है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे सन के यानी हमारे सूर्य के आसपास रिवॉल्व करती है, लेकिन ये कुइपर बेल्ट मरकरी प्लैनेट के बिल्कुल पास में है। मरकरी नाम का जो ग्रह है उसके जस्ट पास में ये कुइपर बेल्ट नज़र आती है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि कुइपर बेल्ट के अंदर में ज़्यादातर छोटे छोटे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स वगैरह नज़र आते हैं। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चीतल फिश को लेकर बात की जा रही है। चीतल फिश को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक नॉक्टर्नल फ्रेश वाटर फिश है, यानी इसको रात में एक्टिव रहना पसंद है। दूसरा, ये केवल भारत में पाई जाती है। तीसरा, इस मछली को IUCN के रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो फिर आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से सारे आंसर्स को कवर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था आपसे चीतल फिश के बारे में, 3 स्टेटमेंट है, बताओ कितने स्टेटमेंट सही है? तो केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। वो 2 स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं? पहला वाला और तीसरा वाला, यानी जो हमारा सेकेंड वाला है वो गलत है। क्यों? क्योंकि चीतल फिश इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज़, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में भी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कुइपर बेल्ट को लेकर 2 स्टेटमेंट बताओ, दोनों में से कौन सा सही है? तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत क्यों है? बिल्कुल, कुइपर बेल्ट अगर आप देखोगे तो सन के आसपास राउंड तो करता है, लेकिन वो हमारे मरकरी के पास में नहीं है, नेपच्यून के पास में। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया भी था, नेपच्यून के पीछे आपको कुइपर बेल्ट नजर आएगा। फिर यहाँ पे पूछा गया कैरिबियन फॉल्स मिसल, ये क्या है? तो एक प्रकार की इन्वेजिव स्पीशी है, दैट इज़ वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर, बताओ ये किस कंट्री के थ्रू बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपसे पूछा गया MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, ये जो ड्रोन है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, इसको कौन से देश ने डेवलप किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों यहाँ पर ये थे हमारे सारे के सारे डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटैम्प्ट किया होगा। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।